सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट लेके आया हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। और काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। मुझे एक स्टूडेंट का नाम याद है, अंकिता मोहिते करके एक स्टूडेंट है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बार बहुत बार उन्होंने कमेंट किया, तो मैं टाइम पे वीडियो लेके नहीं आ पाया। अंकिता, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर फ्रॉम माय साइड। और हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूं डीडीआरसीएस को लेकर के। डीडीआरसीएस क्या है सर? डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ अ रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट के मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। मैंने स्लैब्स के बारे में वीडियो बनाया था। मैंने स्लैब का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था वीडियो नंबर 1 में। फिर उसके बाद मैंने स्लैब, डिजाइन ऑफ स्लैब के वन वे स्लैब के 2 टाइप होते हैं, एक वन वे होता है, एक 2 वे होता है। तो मैंने वन वे स्लैब और 2 वे स्लैब को 2 वीडियो में कंप्लीट किया। एक वीडियो वन वे स्लैब के लिए, एक वीडियो 2 वे स्लैब के लिए। तो 3 वीडियो टोटल बन चुकी हैं स्लैब्स के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैं आपको बताता हूं, ये वाटर टैंक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जिस बच्चे को स्लैब डिजाइन करने आ गया ना दोस्त, जिस बच्चे को समझ में आ गया चीजें बेसिक, तो अगर आपने वो वाला वीडियो देख करके आए हो और आपने पूरा नोट्स बना लिया है, तो मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो में वाटर टैंक का सर्कुलर वाटर टैंक में 2 वाटर टैंक है, एक सर्कुलर है और एक रेक्टेंगुलर है। तो सर्कुलर वाटर टैंक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सर्कुलर वाटर टैंक हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। ये आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा है। उसके बाद हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के लिए वीडियो लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो गाइस ध्यान दो, वाटर टैंक के बारे में अब जान लेते हैं पूरी तरीके से। बातें करते हैं, थोड़ी सी थ्योरेटिकल वाली बातें करते हैं, फिर थोड़ा सा नोट्स बनाऊंगा, बेसिक वाली चीजें करते जाना। फिर जहां से प्रॉब्लम में स्टार्ट करूंगा वहां से प्रॉपर नोट्स बनाना, काम बन जाएगा दोस्त। पूरी तरीके से वाटर टैंक आपको आ जाएगा इस वीडियो से। शुरू करते हैं। वाटर टैंक जनरली डिजाइन किया जाता है फॉर रिटेनिंग वाटर को रिटेनिंग, रोक करके रखना है, स्टोर करके रखना है, ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। वैसे गूगल पे आपको बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगे। किसी डेफिनेशन में लिखा रहेगा वाटर टैंक को यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए वाटर को। वाटर टैंक का यूज़ होता है, जैसे 2 तरीके से यूज़ हो सकता है किसी भी चीज़ों का। एक होता है कमर्शियली, एक होता है रेजिडेंशियली। कमर्शियली यूज़ कर सकते हो, रेजिडेंशियली। तो रेजिडेंशियल पर्पज से अगर आप देखने जाओगे वाटर टैंक का क्या यूज़ हो रहा है, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रेजिडेंशियली, देखो रेजिडेंशियली, अच्छा ये एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं थोड़ा फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, बट ठीक है। रेजिडेंशियली पर्पस के लिए वाटर टैंक का क्या क्या यूज होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि वाटर सप्लाई के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है, नो डाउट इज दिस, वाटर की सप्लाई के लिए, बराबर, पाइपलाइंस बिछाने के लिए, तो ये सारी चीजें। अब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो वाटर टैंक आप यूज करते हो, उस वाटर टैंक का टाइप कितना है, क्या क्या टाइप्स के हैं। तो देखो, पहला टाइप हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। दूसरा हो जाता है कि वो वाटर टैंक, एक हो गया एक ऐसा वाटर टैंक जो अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर फीड किया हुआ है, बराबर। एक ऐसा वाटर टैंक जो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, ओवर द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, सिंपल पहले फ्लोर पे आकर के रखा हुआ है। एक ऐसा हो गया जो ओवरहेड टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है वो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, पानी की टैंकी, यूज फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर इन सिटी स्लैश एरिया। पानी की टंकी ना भाई, बहुत बड़ा पिलर, बहुत बड़े पिलर पे इतना बड़ा पानी का टंकी जो कंक्रीट का बनाया होता है, वो वाला। ठीक है, आ रही बात समझ में। बाकी बिल्डिंग में कैसे यूज होता है इसका, बिल्डिंग में देख सकते हो G+3 G+4 में अंडरग्राउंड वाले यूज होते हैं। ठीक है, और बाकी जस्ट एबव द ग्राउंड मतलब जो जस्ट ग्राउंड पे रखा है, ओवर द ग्राउंड, वो वाटर टैंक जो ग्राउंड पे रख करके यूज होता है, जिनका ओवर द ग्राउंड पे, वो वाले वाटर टैंक को डिजाइन करने वाले हैं हम लोग वाले वाटर टैंक को डिजाइन करने वाले। हमारा पोर्शन यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा। वाटर टैंक के बारे में थोड़ी बातें और समझते हैं, फटाफट से मिलते हैं, चलो। तो क्या गाइस, ध्यान दो, वाटर टैंक जनरली डिजाइन बाय WSM क्या होता है, वर्किंग स्टेट मेथड से डिजाइन किया जाएगा। LSM क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड। WSM क्या होता है, वर्किंग स्टेट मेथड। ये नॉलेज वाली बात कर लेते हैं। WSM से हम लोग डिजाइन करेंगे, सुनो ध्यान से। LSM जो है उसमें क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या डिफरेंस है LSM और WSM में, क्या डिफरेंस है फॉर वाटर टैंक के कॉन्टेक्स्ट में LSM और WSM में क्या डिफरेंस है, ये चीज को समझते हैं हम लोग बारीकी से। LSM में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया जाता है मटेरियल एंड लोड्स पे। मटेरियल, स्ट्रक्चर का मटेरियल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर, FOS क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस और नो।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैंने वीडियो नंबर 2 में हमने बात करी हुई है स्लैब्स में। स्लैब्स को डिजाइन करने के टाइम पे याद होगा जब भी हम लोग मोमेंट निकालते हैं मोमेंट, तो वहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे 1.5, वन वे में शायद 1.5 होता है और वहाँ पे 1.3 है, ठीक है। वो सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टीज़ को हम मल्टीप्लाई करके, मतलब मोमेंट आएगा मान लेते हैं 5 किलो न्यूटन, ठीक है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर आता है अगर मोमेंट मान लेते हैं, मान के चलते हैं। तो अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल दिया स्ट्रक्चर पे, स्लैब्स पे मोमेंट आने के लिए तो 5 आ रहा है, बट हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को बड़ा कर दिया, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू सीधा बढ़ जाएगी। अब जैसी वैल्यू बढ़ी, मान के चलते अप्रॉक्सीमेट 1.5 मतलब 2 मान के चलते, तो अगर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 डाल दिया तो मैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए क्या करने लग जाऊंगा, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने लग जाऊंगा। जब मैं स्ट्रक्चर को 10 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए डिजाइन करूंगा तो 5 आ तो रहा है 5, बट मैंने बढ़ा दिया 5 और, मतलब मैंने स्ट्रक्चर को सेव कर दिया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से क्या होता है, क्रैक्स, डिफ्लेक्शंस, स्ट्रक्चर फेलियर की जो कॉजेज होती हैं वो क्वेयर हो जाती हैं, मतलब स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगा करके। मतलब अभी मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ उस फ्लोर पे मान लेते हैं 1000 किलो न्यूटन का वेट आने वाला है, बट मैंने उस फ्लोर को बनाने के टाइम पे डिजाइन कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डाल करके कि 1000 किलो न्यूटन तक आने वाला है, बट ये जो फ्लोर है वो 2000 किलो न्यूटन तक का वेट क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। तो आने वाला है 1000, क्योंकि रहने वाले 10 लोग, 100 किलो के 10 लोग रहने वाले, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने 2000 बना दिया, 2000 किलो। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कमाल होता है। मैंने वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में बात करी हो काफ़ी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ इतना ही है, इतना ही मीनिंग होता है इसका और कुछ ज़्यादा नहीं। मटेरियल और लोड्स पे हम लगाते हैं एलएसएम में, एलएसएम से ही हमने वो स्टार्ट मतलब डिज़ाइन किया हुआ अपना। आरसीसी आपने देखा हुआ है और फिर उसके बाद हमने स्लैब्स भी, तो बाकी सारी चीज़ें हम एलएसएम से डिज़ाइन करते हैं। बट वाटर टैंक आज भी वाटर टैंक डिज़ाइन होता है डब्ल्यूएसएम से, डब्ल्यूएसएम से डिज़ाइन होता है। क्या डिफरेंस होता था डब्ल्यूएसएम में? डब्ल्यूएसएम में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अप्लाई करते हैं मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्त, पक्का मजा आ रहा है कि नहीं, ये सुनो। तो मटेरियल ओनली के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है। मटेरियल के ऊपर सर एक बात समझ में आ रही है, मटेरियल के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपने अप्लाई किया, इट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं कि मटेरियल ज्यादा यूज होगा? बिल्कुल, मटेरियल ज्यादा यूज होगा। यूज मटेरियल, मैं उल्टा लिखता हूँ, यूज मोर मटेरियल या फिर मटेरियल मोर, ज्यादा मटेरियल यूज होगा, जिसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, मटेरियल ज्यादा यूज होने की वजह से क्या होगा बताओ, दिमाग लगा सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मटेरियल ज्यादा यूज होगा तो लोड कम रहेगा ना दोस्त, और लोड कम रहेगा मतलब क्रैक और डिफ्लेक्शन के चांसेस नहीं होंगे, बराबर। लोड्स कम रहेगा, देखो लोड कम यूज हुआ, लोड कम रहेगा और मटेरियल ज्यादा। अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर में मटेरियल को ज्यादा यूज करता हूं और लोड को कम रखता हूं, लोड को कम रखता हूं, ये सुनो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं लोड को कम रखता हूं तो मेरी स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी क्या स्पेलिंग होता है यार इसका? सर्विसिबिलिटी, BEBILITY, ठीक है, बड़ी स्पेलिंग है इसलिए मैं थोड़ा आलसी हूँ। सर्विसिबिलिटी, सर्विस और एबिलिटी, सर्विस की एबिलिटी बढ़ जाती है। सर्विसिबिलिटी की मतलब क्या होता है? सर्विस की एबिलिटी बढ़ जाती है, सर्विस प्लस एबिलिटी, वो स्ट्रक्चर की सर्विस और एबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वो वाटर टैंक जो मान लेते हैं जो 2 साल चलने वाला था, अभी वो 20 साल चलेगा। अरे बस समझे, वो अभी 20 साल चलेगा। तो इस तरीके से काम किया जाता है भाई यहाँ पर। तो हम लोग डब्ल्यूएसएम से डिजाइन करेंगे, डब्ल्यूएसएम के बारे में थोड़ी सी बातें समझते हैं, इतना ही काफ़ी है। और फिर उसके आगे जाकर के हम लोग सीधा थोड़ा कोडल प्रोविजन देखते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। आपको नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बनाओ, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, वाटर टैंक जैसे कि मैंने बात करी कि वाटर टैंक स्टिल डिजाइन बाय द डब्ल्यूएसएम से डिजाइन हो रहा है, जो नहीं अलाउ करता क्या, डज नॉट अलाउ क्रैक्स। डब्ल्यूएसएम वाटर टैंक में क्रैक को अलाउ नहीं करता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वाइवा में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया वाइवा में, बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएसएम से ही क्यों डिजाइन किया जाता है वाटर टैंक, क्या डिफरेंस है, एलएसएम से क्यों नहीं आता? तो आपको बताने आना चाहिए कि डब्ल्यूएसएम क्या करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे लगाता है। ये आंसर देना आना चाहिए। मटेरियल ज्यादा यूज करते हैं, लोड कम होता है, लोड कम होने के कारण क्रैक्स और डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं करता है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये डब्ल्यूएसएम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो
हम लोग इसमें IS कोड अलग यूज करते हैं। IS कोड क्या यूज होता है? वी यूज IS कोड 3370। 3370 यूज होगा यहाँ पर, 3370। अच्छे से नोट्स बना लेना इसका। 3370 में भी पार्ट 2 और पार्ट 4 वाला यूज होगा। कमाल की बात है, यहाँ ये IS कोड ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, IS 456 2000 यूज करते हैं बराबर। अब सर ये वाला कोड फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। PDF जाके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं सब सारी की सारी क्वेश्चन में प्रिंट होंगी। हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो। अब जो भी बात मैंने इसके पहले थोड़ा बोला था, मैंने एक प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख दिया हुआ। इसका नोट्स आप बना लो, ठीक है। मेगा नोट्स वाटर टैंक बाई WSM। ध्यान दो, फोकस करो। मैंने 3 चीज़ों पे फोकस किया कि हम लोग को फोकस करना है शेप के ऊपर। मैंने शेप के बारे में बात करी थी, शेप के ऊपर। फिर हम लोग को शेप, ठीक है, वाटर टैंक कुछ शेप होगा जिस शेप का वाटर टैंक बनेगा, बराबर। भाई शेप मैटर करता है, बिना शेप के वाटर टैंक कैसे बना दोगे, ठीक है। टैंक कैसे बना दोगे, उसको रखना कहाँ पे, प्लेसिंग, उसकी प्लेसिंग कहाँ पे होती है, इसके ऊपर फोकस करना है पूरी तरीके से। फिर उसका डिजाइनिंग, उसकी डिजाइनिंग, ये 3 चीज़ों में हमने कर दिया। तो शेप में सर्कुलर वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा और रेक्टेंगुलर देखने को मिल जाएगा, या फिर रेक्टेंगुलर होगा वाटर टैंक या फिर सर्कुलर होगा। हम लोग पहले सर्कुलर के आज प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम से सारी चीज़ें आ जाएंगी, टेंशन नहीं है। अब प्लेसिंग में हम लोग को क्या करना है, कहाँ पे रखेंगे, अंडरग्राउंड में जैसे मैंने बताया, और ओवर द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड, जो मैंने वहाँ पे बोला ना, जस्ट अबव द ग्राउंड, वही है ओवर द ग्राउंड। और ओवर हेड ग्राउंड टैंक मतलब पानी का टाकी, जिसका यूज करके एरिया में सप्लाई होता है। एक बहुत बड़े पिलर, मतलब तकरीबन मेरे हिसाब से शायद से कुछ 100-150 मीटर के हाइट पे क्या होता है, उस टांकी को बनाया जाता है कंक्रीट का, जहां से पाइपलाइंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एरिया में वाटर सप्लाई किया जाता है, बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान दो, मम्मी ने बुला लिया था। तो अब हम लोग को देखना है कि WSM जो है वो हमने प्लेसिंग देख लिया, हमने शेप देख लिया। अब हम लोग डिजाइनिंग क्या देखा जाएगा, डिजाइनिंग में हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्सिबल बेस, या फिर वाटर टैंक का जो बेस होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। जो भी वाटर टैंक है उसका जो बेस होगा, या फिर वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, या फिर रिजिड हो सकता है वो, या फिर रिजिड हो सकता है। रिजिड बेस, फ्लेक्सिबल बेस, रिजिड बेस क्या होता है, सारी बातें करेंगे, अभी कभी समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बेस के साथ याद रखो, यहाँ पे ध्यान दो, फ्लेक्सिबल बेस का यूज करके मैं सर्कुलर वाटर टैंक भी बना सकता हूँ एंड रेक्टेंगुलर भी बना सकता हूँ। आप समझा? देखो यहाँ पे 4 टाइप बनने वाले हैं, देखो ध्यान से। सी विथ फ्लेक्सिबल, सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन बाई फ्लेक्सिबल बेस, आइदर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिजाइन बाई फ्लेक्सिबल बेस। और सेम यहाँ पे भी, मतलब ये दो वाटर टैंक यहाँ पे बन गया, और C एंड R यहाँ पे भी लगा दो। मतलब सर्कुलर बेस डिजाइन बाई रिजिड, फिर से देख लो, सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन बाय रिजिड बेस एंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिजाइन बाय रिजिड बेस। तो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में या फिर रिजिड बेस से कर दो, या फिर फ्लेक्सिबल बेस से कर दो, या फिर रिजिड बेस से कर दो, या फिर फ्लेक्सिबल बेस से। तो बेस को चेंज करते ही दो इसके पास 2 आ जाएगा, रिजिड और फ्लेक्सिबल, इसके बाद रिजिड और फ्लेक्सिबल आ जाएगा, दो अलग अलग बेस से। तो 4 वाटर टैंक बना सकते हो आप एक तरीके से। तो हम लोग अभी सर्कुलर विथ फ्लेक्सिबल बेस का देखेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम सर्कुलर विथ फ्लेक्सिबल बेस, चलते हैं फिर। तो गाइस ध्यान दो, कोडल प्रोविजन देखते हैं। कोडल प्रोविजन क्या होता है समझो। सर सवाल को करने से पहले ये सारी चीजें क्या कर रहे हो सर, जरूरी है सर, ध्यान दो, लिख लो, नोट्स बना लो। चलो, कोडल प्रोविजन क्या होता है, IS कोड में से उठाया गया, IS कोड 3370 जो हमने बात करी भी, इसके पहले जो भी मैंने लिखा दिया उसमें से कोडल प्रोविजन देखते हैं। इसमें कुछ क्वांटिटीज हैं जिन चीजों की वैल्यूज हमें पहले से पता रहेंगी, जो भी मैं लिखा के दे रहा हूं उन वो वैल्यूज हमें पता रहेंगी पहले से, तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा मालिक। ध्यान दो दोस्तों, ये सुनो, अरे बात समझ में। तो सबसे पहले क्वांटिटी हम बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड टेंशन एंड इन बेंडिंग। बेंडिंग में जब भी जो हमारा स्टील है, मान के चलते स्टील है, ठीक है, मान के चलते स्टील है, ये स्टील जब भी टेंशन में होगा / बेंडिंग में होगा, उस टाइम पे इसके ऊपर जो भी स्ट्रेस आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा को क्या बोला, परमिसिबल। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो भी आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 130 न्यूटन पर mm², ठीक है, 1 mm² पे 130 न्यूटन, ऐसा बोलने का मतलब है इसका। आ रही बात समझ में? ये सुनो गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो सेकंड में क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी। अच्छा, कंक्रीट की बात करेंगे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना चाहिए। दिस आर द वैल्यू ऑफ कॉल्ड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट
कॉन्क्रीट। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए, जैसे M20, M25, M30, M35, M40। डायरेक्ट टेंशन, जब जो कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस, यहाँ पे स्टील में देख रहे थे, यहाँ पे स्टील में देखा जा रहा था, अभी कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग टेंशन में हम लोग देखेंगे। तो M20 के लिए 1.11 होता है डायरेक्ट टेंशन में, और यहाँ पे होता है 1.7, दैट इज यहाँ पे M25, M35, M40 के लिए देख लो, यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 और 1.7, 1.8 सीधा सीक्वेंस में जा रहा है। यहाँ पे 1.4 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 2.1 नहीं है बाकी, और यहाँ पे 2.1 और 2.3, इन दो वैल्यूज का गैप छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू सीक्वेंस में जा रही है, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ सबसे पहले तरीका, M20 जब भी एग्जाम में तुम्हें ये वैल्यू सीधा याद नहीं रहेंगी, याद रखने का एफर्ट मत डालो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तुम क्या करना, M20, 25, 30, 35, 40 दिख रहा है ना, 5-5 का गैप दिख रहा है ना, 5-5 आगे बढ़ते जाओ, 20 से लेके 40 तक जाओ, ठीक है। 4 वैल्यूज लिख लो, 5 वैल्यूज लिख लोगे, 1.1 से लेके 6 तक जाओ, यहाँ पे 1.4 छोड़ देना, ठीक है, 1.4 यहाँ पे छोड़ देना, गैप नहीं है। 1.2, 1.1, 1.2 सीक्वेंस में जाओ, 1.4 छोड़ के, फिर 1.8 तक सीक्वेंस में आओ, 1.4 छोड़ के 1.8 तक, 2.2 तक, सॉरी 2.0 तक सीक्वेंस में आओ, यहाँ तक सीक्वेंस में, उसके बाद 2.1 को छोड़ देना। तो 2.1 को अगर छोड़ दिया तुमने और 1.4 को छोड़ दिया तो सारी वैल्यू तुम्हारी जगह पे फिट हो जाएंगी। अच्छा, 2.23 को भी छोड़ देना है। तो ये 3 वैल्यू, ये याद रखो कि ये 3 वैल्यू को छोड़ना है, इतना याद रखो। M20, M25, M30, M35, M40, ये 5 वैल्यूज याद रखो यहाँ पर MM करके। उसके बाद 1.1, 1.2 देखो मुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है किसको किसको छोड़ना है। याद किसको किसको रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार होता है कि किसको किसको छोड़ना है। कितनी कमाल की बात बोली मैंने, तो बस छोड़ो इसको। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को छोड़ देना है, मतलब 5 पे जाना है, 1.5, फिर 1.6, फिर ये साइड पे आ जाना है, बेंडिंग टेंशन में आ जाना है, बराबर। बेंडिंग टेंशन में आकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इमेजिन करो, इमेजिन अभी कभी इमेजिन करो, तो वहां पे क्या आ जाना अभी 1.6 यहाँ पे हो गया, 7, 1.8, फिर 2.0 दैट इज 2.0, ठीक है, फिर 2.1 को छोड़ देना है, 2.2, फिर 2.3 को छोड़ देना है, 2.4। तो वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ी, टेबल ऐसे ड्रॉ कर लेना एग्जाम में साइड में रफ पेपर पे, ताकि तुम्हें यूज होगा तुम्हारे लिए। इतना याद करोगे पागल हो जाओगे। ये याद करो कि कैसे आसानी से याद कर ले। तो मैंने अभी दिमाग लगाया कि यार 1.4 और 2.1, 2.3 को छोड़ दो तो टेबल अपने आप याद हो जाता है। 2 क्वांटिटी याद रहेंगी दोस्त, ठीक है। डिजाइन ऑफ बेस स्लैब, अभी के लिए ये क्या है मैं बता देता हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे रिटेनिंग वॉल में बेस होता है ना, बेस स्लैब हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेस स्लैब्स होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वाटर टैंक का जो बेस है, जब उस स्लैब को तुम डिजाइन कर रहे होगे तो उस टाइम पे कुछ क्वांटिटीज के बारे में ध्यान देना है, कुछ थिकनेस के बारे में ध्यान देना है, ठीक है, उसकी हाइट के बारे में ध्यान देना है। अगर वाटर टैंक की हाइट होती है, जो पूरी हाइट अगर 3 मीटर से छोटी है, तो बेस का जो बेस स्लैब है उसकी थिकनेस 75 mm लेना है। बात आ रही समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस और नो गाइस? सॉरी, यस और नो गाइस? तो जब भी 3 मीटर से छोटा रखेगा, मैं 3 मीटर से छोटा रखेगा किसकी हाइट, वाटर टैंक की हाइट, उस टाइम पे थिकनेस में कितना लेगा, थिकनेस में कितना लेगा, यस और नो? मैं 75 mm लेगा। जब हाइट 6 से छोटी और 3 से बड़ी रहेगी, 3 मीटर से बड़ी और 6 मीटर से छोटी है, उस टाइम पे थिकनेस 150 mm। जब हाइट 12 मीटर से छोटी और 6 मीटर से बड़ी है, देख लो, ठीक है, ये 3 टाइप वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे थिकनेस ऑफ बेस स्लैब कितना होगा, 175 mm लेंगे। आई होप आपको समझा, नोट्स बना लो फटाफट से। तो गाइज ध्यान दो, मिनिमम कवर जो हम लोग लेंगे यहाँ पे 20 mm ऑफ डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, 20 mm का डायमीटर लेंगे बार, जो बार का डायमीटर होगा वो 20 mm का आसपास हो सकता है, कब, विच एवर ग्रेटर देन फॉर अ डायरेक्ट टेंशन के लिए, ठीक है। और 25 mm का डायमीटर ऑफ बार विच एवर ग्रेटर देन फॉर बेंडिंग टेंशन। ये 2 वैल्यूज लिख के रख लो। उसके बाद हम लोग स्टील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे, सीधा क्वेश्चन आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। शुरू करते हैं, ले लो। तो क्या गाइस ध्यान दो, मिनिमम स्टील समझते हैं। मिनिमम स्टील क्या होता है, वाटर टैंक में मिनिमम स्टील की क्या क्राइटेरिया है, और स्टील में जो HYSD बार होता है, जैसे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील्स जो होते हैं, TMT स्टील्स होते हैं, माइल्ड स्टील होती है, ये सारी चीज़ें को मैं फोटो आपको दिखा दूंगा एक एक करके, ठीक है। जैसे ये है हाई HYSD बार और ये है माइल्ड, ठीक है, माइल्ड स्टील। इन सब की फोटोज देख लो, इन फोटोज के थ्रू आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर मिनिमम स्टील, ये जो मिनिमम स्टील है, इज फॉर HYSD बार Fe415 यूज करेंगे और Fe500 यूज करेंगे, याद रहेगा बोलो। अच्छा, इस टाइम पे 0.24% ऑफ बेंडिंग टेंशन में
थिकनेस कितनी होगी 100 mm होगा, और ये इट्स ऑल अबाउट ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया के लिए जो होता है पूरी तरीके से मतलब ओवरऑल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी रहेगी। अगर उस स्टील पे थिकनेस आएगा मतलब टेंशन आएगा, अगर बेंडिंग टेंशन आया, वो जो स्टील है वो स्टील पे अगर ऐसे ऐसे टेंशन आया, सॉरी बेंडिंग टेंशन आया, बेंडिंग टेंशन की बात हो रही है, ठीक है, बेंड हुआ तो उस टाइम पे क्या थिकनेस होनी चाहिए कि बेंडिंग ना हो, कितने परसेंट का ग्रॉस एरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर 0.25% बेंडिंग टेंशन, अच्छा बीटी मतलब यहाँ पे हम लोग बता देते हैं बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग टेंशन। तो ये जो कोड है बेसिकली, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आपको इंटरपोलेशन के लिए काम आएंगी कि 0.24% बेंडिंग टेंशन के लिए थिकनेस हमें कितना रखना चाहिए 100 mm, ठीक है। 0.16% के लिए, थोड़ा मैं तेज बोलता हूँ, 0.16% बेंडिंग टेंशन के लिए थिकनेस कितनी होनी चाहिए 450 mm होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली रात में शूट कर रहा हूँ थोड़ा, इसलिए धीरे बोलना पड़ रहा है, बट ठीक है, आप मुझे बताते जाओ कमेंट सेक्शन में कि तेज कब बोलना है। और दूसरी बात ये कि आपको क्या अब तक समझ में आ रहा है सारी चीजें, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्त फटाफट से, ठीक है, ध्यान दो। तो 0.16% बीटी फॉर थिकनेस ऑफ 450 mm, ठीक है, थिकनेस हम लोग इतना यूज करेंगे तो नहीं होगा। अगर थिकनेस की वैल्यू निकालनी है फॉर 0 पॉइंट, इसके बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.19%, न्यूमेरिकल में आ गया तो 0.19% के लिए तो थिकनेस कितना रहेगा, कितना लेना चाहिए हम लोग को थिकनेस, HY/SD बार का थिकनेस कितना लेना चाहिए, ये जो चीज़ है यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है। इंटरपोलेशन से हम लोग निकाल लेंगे, हालांकि अभी के लिए दो वैल्यूज याद रखो, 16 के लिए 450 mm और 24 के लिए 100 mm। FE 415 के टाइम पे यूज होगा और FE 500 के लिए ही यूज होगा, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा बोलो, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। मिनिमम स्टील फॉर माइल्ड FE250 देखोगे तो माइल्ड स्टील समझ लेना, माइल्ड स्टील, ठीक है। 0.3 BT फॉर थिकनेस कितना रहेगा, 0.3% का बेंडिंग टेंशन रहेगा तो कितना थिकनेस बताओ 100 mm बराबर, और 0.2% बेंडिंग टेंशन रहेगा तो थिकनेस कितना रहेगा बताओ 450 mm। एक चीज वाई के लिए नोट करके रख लो कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर वाटर टैंक अगर बनाना है तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिनिमम कितना चाहिए अपने को, M20 वाला चाहिए, याद रहेगा, याद रहेगा, M20 इज द क्राइटेरिया ऑफ अ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इफ यू वांट टू मेक अ वाटर टैंक, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, चलो नोट्स बना लो। ओके गाइस, समझो फ्लेक्सिबल बेस के बारे में। फ्लेक्सिबल बेस देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है, हम लोग चीजें समझते हैं फ्लेक्सिबल बेस में, पर उससे पहले हम लोग वाटर टैंक के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये वाटर टैंक को हम लोग अभी बात करने वाले हैं सर्कुलर वाटर टैंक की। किसकी बात करने वाले हैं, सर्कुलर वाटर टैंक की, बराबर, सर्कुलर वाटर टैंक की बात करने वाले हैं। अब सर्कुलर वाटर टैंक को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखेगा, ऊपर से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, ये सुनो, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ से ऐसे कट करूंगा, अगर मैं इतने से कट करूं और फिर वाले पार्ट को मैं साइड से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखेगा। ये मैंने कैसे बनाया ये चीज देख लो, मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल से मैंने ऐसे दो लाइन लिया, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने ऐसे दो लाइन लिया, इन दोनों का डिस्टेंस एक दोनों लाइन से कम रखा, बहुत बहुत दूर लाइन नहीं लिया, दोनों ठीक है, ऐसे रखा, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको इधर ले लिया, इसको इधर, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये पानी, अब आप ऊपर से देखोगे तो वाटर मतलब टैंक थोड़ा सा खाली रहता है, तो पानी जहां तक रहेगा ये वो वाली हाइट होती है, ये वो वाली हाइट होती है जहां तक पानी रहेगा, दैट इज H, हाइट ऑफ वाटर इन टैंक, हाइट ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक है। आप नोट्स बना लेना, फिर हम लोग समझेंगे और भी चीजें। उसके बाद जो जगह खाली रह जाती है ऊपर, ठीक है, जो एक्चुअल हाइट ऑफ टैंक है, उसको जो जगह खाली रहेगी उसको बोलेंगे फ्री बोर्ड। क्या बोलेंगे, फ्री बोर्ड, FB, नॉट फेसबुक, इट्स अ फ्री बोर्ड, ठीक है, खाली जगह को बोलेंगे, अब ये लोग बोलते हैं। देखो ध्यान से, टोटल हाइट जो होगा, ओवरऑल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होगा, क्योंकि ये नीचे का बेस है, नीचे का बेस है, ठीक है, उसी के बारे में बात करने वाले भी, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये ओवरऑल हाइट, तो H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस FB, स्मॉल h, ठीक है, दिख रहा है, और FB। फ्री बोर्ड जो तुम्हारा होता है वो ज्यादा कितना होगा, 1.5 से 2 फीट, दैट इज 200 से 300 mm के बीच में ही होता है, इतनी ही वैल्यू उसकी होती है, अदरवाइज ज्यादा होती नहीं वैल्यू। ये नहीं कि पूरा का पूरा आधा टंकी वही खाली है, फ्री बोर्ड है आधा टंकी, सर H/2 सर पूरा का पूरा फ्री बोर्ड था, ऐसे नहीं होगा दोस्त, याद रखो इतना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना बेहतरीन तरीके से लिख दिया हुआ है। वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, π/4 d² × H, ठीक है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। दैट इज, सो V इज अ वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, D इज अ डायमीटर ऑफ अ टैंक, H इज अ ओवरऑल हाइट। ये सारे टर्म्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने एक बात नहीं बताई, नॉन मोनोलिथिक क्या होता है, नॉन मोनोलिथिक होता है क्या, मेरे भाई नॉन मोनोलिथिक होने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मोनोलिथिक क्या होता है, ठीक है। नॉन मोनोलिथिक होने से पहले हम लोग को समझते हैं कि मोनोलिथिक क्या होता है। आप नोट्स बना लो, काम पे लग जाते हैं।
तो ये गाइस ध्यान दो, फ्लेक्सिबल बेस का मीनिंग समझते हैं। फ्लेक्सिबल बेस क्या बोलता है कि बेस एंड वॉल आर नॉट कनेक्टेड रिजिडली, इट मींस बेस एंड वॉल्स आर नॉट कास्ट मोनोलिथिकली। तो समझते हैं कि बेस और वॉल क्या है चीजें। हम लोग को समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होगा बराबर। वाटर टैंक को हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है बराबर। अब ये जो वाटर टैंक है, आप समझो बात को, ये वाला पार्ट मेरा बेस है, ये वाला पार्ट मेरा वॉल है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलना, देखो मोनोलिथिकल का मीनिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि तुमने बनाना स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तुमने बेस को नापा, तुमने बेस को ऐसे किया, विड्थ दिया इसका, फिर ये सारी चीजें करी, फिर वॉल तुमने खड़ा कर दिया, तुमने वॉल खड़ा कर दिया। देखो ध्यान से देखना, मैंने जो ड्रॉ किया, मैंने पहले बेस बनाया, मैंने बेस बनाया और फिर उसी में ज्वाइंट किया हुआ मैंने ये बना दिया, उसी में ज्वाइंट किया हुआ मैंने ये बना दिया, उसी में ज्वाइंट किया हुआ मैंने ये बना दिया। तो मैंने बेस के साथ साथ वॉल बनाया, बेस के साथ साथ वॉल बनाया, मतलब बेस और ये बेस और वॉल जो है वो रिजिडली कनेक्टेड है, बेस और वॉल जो है रिजिडली कनेक्टेड है। मतलब मैं पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं बेस बना रहा हूँ, फिर उसी से जॉइंट में रख के मैं वॉल बना रहा हूँ। आप समझो दिमाग को, बात को आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो। बेस बनाया, मतलब ये ठीक उस तरीके की बात है। मान लेते हैं कि अभी आपको, मान लेते हैं कि अभी आपको टी शेप का, मान लेते हैं कि अभी आपको ऐसे ऐसे टी शेप का ऐसे आपको टेबल बनाना है, मान लेते हैं, मतलब ये बनाना है सिर्फ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले कि इसका जो ये सपोर्ट है ये आप अलग बना लो, और फिर ये आप अलग बना लो और ला करके ज्वाइन कर दो, ला करके ज्वाइन कर दो। या फिर आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे बनाओगे, फिर पहले फिर सपोर्ट वपोर्ट लगा करके इसको ऐसे बना लो, आपको ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े, आपने उसी में वो बना लिया। तो जब स्ट्रक्चर को बेस बनाया, बेस बना के वहीं से वॉल बना दिया, रिजिडली कनेक्ट है वो लोग, तो उसे कहेंगे मोनोलिथिक। याद रहेगा, क्योंकि दोनों को साथ में कास्ट किया, साथ में कास्ट करते चले गए, साथ में कास्ट करते चले गए, साथ में कास्ट करते, साथ में कास्ट करते चले गए। कास्ट मतलब बनाते चले गए, ऐसा बोलने का मीनिंग है यहाँ पर, इसको बोलेंगे मोनोलिथिक। बट अगर क्या हो कि मैंने ये अलग बनाया, इसका जो फुट है, और फिर ये जो है मैंने अलग बना करके इनको ज्वाइन किया, इसके ऊपर ला करके रख दिया, बेसिकली मैंने इसके ऊपर ला करके इसको रख दिया। जब इसके ऊपर ला के रख दिया मैंने, मतलब इसे ज्वाइन कराया स्क्रू लगा करके, तो इसको बोलेंगे नॉन मोनोलिथिक। क्या बोलेंगे, नॉन मोनोलिथिक। तो नॉन मोनोलिथिक के टाइम पे जो बेस था, जो बेस है, ये जो बेस है इसका, अब अगर इसको साथ में कास्ट नहीं किया तुमने क्या किया, तुमने बेस अलग बनाया और फिर तुम ये अलग ला करके, तुम अलग से ला करके लगा रहे हो। अब ये क्या हुआ, साथ में कास्टिंग नहीं है इनकी, वॉल अलग था, ये अलग था, तो अलग अपने अलग अलग करके लगाया, तो बेस उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नॉन मोनोलिथिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मोनोलिथिक हो जाएगा। इसका मीनिंग यही है कि अब बेस को हम क्या कहेंगे कि बेस फ्लेक्सिबल है, रिजिडली कनेक्ट नहीं है, रिजिडली कनेक्ट नहीं है क्योंकि साथ में कास्टिंग नहीं की है, बेस एंड वॉल को साथ में कास्ट नहीं किया गया है, ठीक है, आर नॉट कास्ट मोनोलिथिकली। क्लियर दोस्त, ठीक है। आपको लिखना कैसे सर, नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है बता देता हूँ। आप फ्लेक्सिबल फेस का मीनिंग डालोगे, ये सारी चीजें लिखोगे ऐसे, ठीक है। नॉन मोनोलिथिक और मोनोलिथिक को मैंने आपको बता दिया, आपको मीनिंग काफी ज्यादा सरल भाषा में बता दिया कि मोनोलिथिक और नॉन मोनोलिथिक क्या होता है। आप अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, ये पूछेंगे नहीं, अगर पूछा तो आपने वाइवा में आपने इजिली इंग्लिश में, फिर हिंदी में, मराठी में जो भी आंसर दे दिया, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में तो यहाँ तक है कि आप जिस लैंग्वेज में आप उनको अच्छे से कंटेंट दे पाओ, समझा पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ अपने आप को, वो चल जाता है, ठीक है। उनको आंसर सुनना होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्लेक्सिबल बेस, अच्छा तो एक बार समझ में आ गई ये सारी चीजों का मतलब क्या हुआ कि, अच्छा ठीक है। तो तुम्हें कैसे लिखना है, देखो फ्लेक्सिबल बेस तुम्हें ये लिख लेना है, नॉन मोनोलिथिक और मोनोलिथिक का मीनिंग तुम्हें समझा तो लिख दो, आई होप समझा है तुम्हें, होप सो। अब ये सब होने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लास्ट में ये वाला पार्ट लिखना है। तो अभी ये पार्ट का मीनिंग क्या है सर, मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो समझो बात को। क्या लिखा, द बेस इज फ्लेक्सिबल, देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो अमाउंट ऑफ मूवमेंट। अगर बेस फ्लेक्सिबल हुआ तो थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होगा, तो ठीक है, विच एक्ट ऑन वॉल, देर इज नो अमाउंट ऑफ मूवमेंट विच एक्ट ऑन वॉल। वॉल पे थोड़ा भी मूवमेंट एक्ट नहीं होगा अगर बेस फ्लेक्सिबल रहेगा। उल्टा जाओ ना यार, सिर्फ और सिर्फ टेंशन एक्ट होगा। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि अगर जो बेस है, बेस को तुमने अलग से बना लिया और तुमने इसको अलग अलग से लगाया बराबर, तो जो वॉल है उस वॉल पे कोई भी मूवमेंट एक्ट नहीं करेगा। इफ द बेस इज फ्लेक्सिबल देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो अमाउंट ऑफ मूवमेंट विच एक्ट ऑन वॉल, ओनली
सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेंशन एक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर टेंशन एक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन एक्ट होगा। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा है। चलते हैं सवाल की तरफ, देख लो। तो गाइस चलो समझते हैं हुप को, हुप 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 को देखते हैं। हुप का मीनिंग देख लेते हैं, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है, हुप का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हुप स्ट्रेस क्या होता है देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हुप स्ट्रेस ज्यादा ये वर्ड यूज होता है, देख लेते हैं। अगर कोई भी सर्कुलर बॉडी है, कोई भी सर्कुलर बॉडी है, या फिर हम लोग बोलते चलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी सर्कल बॉडी से, सर्कल पार्टिकल से या फिर सर्कल पार्ट से बंधी हुई है, सर्कुलर चीजें दबी हुई हैं, तो मान के चलते हैं यहाँ पर कि जो वाटर टैंक होगा उसका जो वॉल होगा वो सर्कुलर ही होगा, सिंपल सी बात है, लॉजिकली बात है। उसमें जब पानी भरा होगा, जब ऐसे पानी भरा होगा दोस्तों, याद रखो गाइस, तो ये जो पानी है उन वॉल्स पे ऐसे प्रेशर क्रिएट करेंगे, पानी ऐसे बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, पानी बाहर आने की कोशिश करेगा, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और हुप टेंशन भी ऐसे देखने को मिल जाएगा आपको। और इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बोल सकते हैं कि आपने बेल्ट पहना और आपका एक ऐसा आदमी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके फूफा जी होते हैं, फूफा जी बेल्ट लगाते हैं, तो जो आपके फूफा जी मौसा जी आते हैं जो फंक्शन में बेल्ट लगा के आते हैं, पेट बाहर निकली होती है, तो वो पेट क्या बोल रहा होता है, मैं तो बेल्ट से बाहर जाएगा, मैं तो बेल्ट से बाहर जाएगा। फूफा जी ऐसे करके, ये सुनो आ रही समझ में, तो बोलने का मतलब मैं ज़्यादा तो कॉमेडी नहीं कर पा रहा, बट ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कंटेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से, और कहाँ मुझे अपने कंटेंट को और चेंज करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे बताओ इसके बारे में, ठीक है। सुनो, तो बेल्ट आपने लगाया, बेल्ट लगाने के बाद आपका पेट बाहर आने की कोशिश करता है, तो मतलब उस सर्कुलर वाले पार्ट पे, बेल्ट पे, उसके सरफेस पे क्या हो रहा है, प्रेशर जा रहा है, स्ट्रेस जा रहा है, टेंशन जा रहा है, सुनो आ रही बात समझ में, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो हुप से हम लोग दो चीजें समझेंगे, एक हुप स्ट्रेस समझेंगे और एक हुप टेंशन समझ लेंगे। अच्छे से नोट्स बना लेना, T/AST, और टेंशन का फॉर्मूला T/ST, यही टेंशन है जो यहाँ पे यूज होगा। तो हुप स्ट्रेस से पहले हुप टेंशन देखो, टेंशन क्या होता है, गामा डब्ल्यू H इंटू D/2। गामा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, गामा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। H क्या होता है, टोटल हाइट। D क्या होता है, डायमीटर, आपको पता ही होगा। टेंशन निकालते ही उसके बाद टेंशन बाई AST, AST मतलब एरिया ऑफ। नोट्स बना लो, अब चलते हैं फाइनली प्रॉब्लम पे, लेट्स गो। तो ये गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। आपके लिए लेके आ गया हूं सर्कुलर वाटर टैंक का प्रॉब्लम, सर्कुलर वाटर टैंक का प्रॉब्लम, सर्कुलर। तो प्रॉब्लम ऑन सर्कुलर वाटर टैंक, देखते हैं क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं। डिजाइन, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, सीधा सीधा लिखा रहेगा डिजाइन है सर्कुलर वाटर टैंक। सर्कुलर वाटर टैंक को डिजाइन कर दो, यस और नो, किसके बेस पे, फॉलोइंग डेटा के बेस पे, जो दिया गया नीचे दिए गए हुए शब्दों, नीचे दिए गए हुए डेटा के अनुसार, जानकारी के बेस पे आपको सर्कुलर वाटर टैंक बना देना है। चलो शुरू करते हैं। पहला दे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ टैंक, टैंक का डायमीटर दे दिया 6 मीटर का, ठीक। डेप्थ ऑफ वाटर टैंक दे दिया हुआ है 3.75 मीटर। टैंक रेस्ट ऑन अ ग्राउंड वॉल, ग्राउंड वॉल, देखो ग्राउंड वॉल एंड ग्राउंड स्लैब, ठीक है, ग्राउंड वॉल एंड ग्राउंड स्लैब आर नॉट मोनोलिथिक कास्ट, मोनोलिथिक कास्टेड नहीं है। मोनोलिथिक कास्ट नहीं मतलब इसका मीनिंग मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। यूज करना है आपको M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, क्या यूज करना है, M30 एंड Fe415 स्टील, क्या यूज करना है, Fe415 का स्टील यूज करना है। तो फटाफट से देखिए सोल्यूशन पे, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। सोल्यूशन से पहले भी कोई कुछ चीजें शॉर्टकट्स में बताऊंगा, तो सब मैं बताते जाऊंगा कि क्या क्या नोट्स में लिखना है, तो वो सब वैसे लिखते जाना, डेटा को बाजू में, और सोल्यूशन वाली चीजें हम लोग बताएंगे स्टेप 1 स्टेप 1। जो भी इसका सोल्यूशन रहेगा मैं उसको स्टेप वाइज लिखूंगा, स्टेप 1 स्टेप 2 में, और जो डेटा और जो बैकग्राउंड की चीजें रहेंगी जो बाजू बाजू में लिखना होता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और लिखाते जाऊंगा, उसको साइड में लिखते जाना, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। शुरू करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फटाफट से स्टार्ट। तो ये गाइस ध्यान दो, इन WSM फिक्स फाइंड इन ईच प्रॉब्लम डिजाइन कांस्टेंट। सर क्या बोल दिया आपने, मैं आपको बताता हूं कि WSM से जब भी आप सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन करोगे, तो सर्कुलर वाटर टैंक के हर प्रॉब्लम में आप क्या करना, डिजाइन कांस्टेंट को फिक्स समझ के सॉल्व कर लेना। बट डिजाइन कांस्टेंट होता क्या, उसके क्या फॉर्मुलेज होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, देखते हैं हम लोग फटाफट से। बहुत ही सिंपल, डिजाइन कांस्टेंट 4 टाइप के हैं, 4 है यहाँ पर है एक M, K, J और Q। M से शुरुआत करेंगे। M क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी क्या होता है बात करेंगे अभी, ठीक है। M निकालेंगे 280/3, तो कांस्टेंट वैल्यू, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा अभी, ध्यान दो अभी ध्यान से। K की वैल्यू हो जाएगी M इंटू सिग्मा सीबीसी, M, ये M क्या है, यही मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू, अपॉन में M सिग्मा सीबीसी, अपॉन में कॉपी कर दिया,
प्लस सिग्मा एस टी कर दिया। सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस स्टार्टिंग में लिखा के दिया है ना 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर। और जे, अब देखो जे इज इक्वल टू 1 माइनस, ये फॉर्मूला है, दीज आर द फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज को लिस्ट बना लो। जे इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3, अब ये वही के है जिस के को तुमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। फिर क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी के जे, ठीक है, के और जे का मल्टीप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये सुन लो, इजी है कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट, देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये सारे कांस्टेंट डिपेंड कर जाते हैं सिग्मा सीबी की वैल्यू पे, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पे सारे कांस्टेंट डिपेंड कर जा रहा है। अगर सिग्मा सीबीसी की वैल्यू नहीं रहेगी तो एक भी कांस्टेंट आप निकाल नहीं सकते विदाउट सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी कैसे निकालेंगे, तरीका बताता हूं, हाउ टू फाइंड आउट सिग्मा सीबी को। फाइंड आउट करने का तरीका ये है, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी चल जाएगा, बट मैंने बना दिया वैसे तो। सिग्मा सीबीसी इज 1/3 ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, इज 1/3 ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की वैल्यू से डिवाइड बाई 3 कर दो, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो M15 के लिए मैंने डिवाइड बाई 3 किया तो मुझे 5 मिल जाएगा। M20 के लिए, M20 में 15 में डिवाइड बाई 3 किया तो 5। देखो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू इससे बनती है, ठीक है। M20 20 डिवाइड बाई 3 किया तो 6.67 आता है, अप्रोक्सीमेट 7 मान के चलते हैं। M25 किया तो 8.5 आ जाता है, डिवाइड बाई 3 करना है, ठीक है। उसके बाद M30 तो डिवाइड बाई 10। और हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉब्लम में क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज M30 यूज करने के लिए बोला है, मतलब हमारा सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 10 होगा। हम लोग 10 लेके चलेंगे, अभी हम ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे अगले स्टेप में। ये तुम्हें मैंने बता दिया, ये कॉन्सेप्ट वाले पेज पे लिख लो या फिर साइड में इसी प्रॉब्लम के अंदर ही लिख लो कॉन्सेप्ट डाल करके, या फिर साइड में लिख लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, नोट्स बना लो। याद रखो तुम्हें फिक्स फाइंड आउट करना है, तुम फिक्स इतना है तो 4 तो निकाल दो, कुछ नहीं आता है 4 निकाल दो। 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी, फिर m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, k की वैल्यू हो गई बराबर, अपॉन में j की वैल्यू, j इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3। याद रखो थोड़ा सा, आ रही बस में तरीका याद है, पता है, ठीक है। उसके बाद क्या रखो यहाँ पे, q इज इक्वल टू हाफ सिग्मा सीबीसी केजे, क्रैक जैक करके बिस्किट खाते थे तो क्रैक जैक से केजे उठा लिया मैंने, केजे याद रखो, बिस्किट का नाम है क्रैक जैक, ठीक है। ये सुनो, क्लियर रहेगा, ये सुनो, मजा आ रहा है कि नहीं, पक्का ध्यान दो। तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे और वैल्यूज आ गई तो उसके बाद सीधा प्रॉब्लम पे चलते हैं। लेट्स गो, फटाफट से नोट्स बनाओ। तो क्या गाइस ध्यान दो, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और ध्यान से दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। ग्राउंड वॉल एंड ग्राउंड स्लैब जो है नॉट कास्टेड मोनोलिथिकली कास्ट नहीं किया, मतलब उनको अलग अलग बनाया गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब अलग अलग बनाया गया मतलब वो फ्लेक्सिबल बेस होगा भाई, सिंपल सी बात है। जो स्लैब है, जो बेस स्लैब है वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो अब फ्लेक्सिबल बेस में याद रखोगे कि तुम्हें डिजाइन कांस्टेंट तुम्हें निकाल लेना है। तुम्हें डिजाइन कांस्टेंट, स्टेप 1 तुम्हारा क्या रहेगा, डिजाइन कांस्टेंट को निकाल लेना। डिजाइन, थोड़ा सा मैं गैप कर देता हूँ, डिजाइन, ठीक है। डिजाइन कांस्टेंट को पहले निकालोगे तुम, m k, फिर उसके बाद j, फिर उसके बाद q। अब ध्यान दोगे, जो चीजें गिवन है मैं लिख लेता हूँ। डायमीटर ऑफ अ टैंक 6 मीटर गिवन है, डायमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर 3.75 मीटर गिवन है। अब देख लो, थोड़ा सा वाटर टैंक को ड्रॉ कर देता हूँ मैं, थोड़ा इमेजिन करवाने के लिए। ये चीज़ें यहाँ से ज्वाइन हो जाएंगी और ये चीज़ यहाँ से ऐसे। तो मान लेते हैं पानी यहाँ तक भरा है, तो ये वाला जो हाइट है वो कितना है, वो 3.75 है। और ये जो फ्री बोर्ड है, इसका फ्री बोर्ड जो स्मॉल h, दैट इज टोटल हाइट क्या बनता है, टोटल हाइट ऐसे बनता है, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस FB, फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड मैंने 0.25 मीटर ले लिया और स्मॉल h अपने वो गिवन है, दैट इज 3.75 मीटर। टोटल लेके मैं टोटल हाइट 4 मीटर लेके चलता हूँ, ठीक है। 4 मीटर एक अच्छी खासी हाइट है वाटर टैंक की, 4 मीटर काफ़ी अच्छी हाइट है, मतलब आप काफ़ी बड़ा वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज हम लोग को यूज होने वाला है सिग्मा एस टी का वैल्यू हम लोग को गिवन है, दैट इज 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। डिजाइन कांस्टेंट जब निकालोगे तो सिग्मा एस टी का वैल्यू यूज होता है के फॉर्मूले में। देखते हैं m का फॉर्मूला क्या है, 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो 280/3 इसकी वैल्यू पुट करोगे, देखो 280 कैल्सियम में जाके पुट करना है, 280/3 सिग्मा सीबीसी की वैल्यू यहाँ पे लिख लोगे। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मतलब कितना था 30, M30 ले रहे हो ना, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या गिवन है बताओ, M30 गिवन है, M30 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 10। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हम लोग 10 पकड़ के चलते हैं बराबर, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हम लोग 10 पकड़ के चलते हैं। अब 3/30 किया, 10 आ गया तो यहाँ पे 10 पुट कर दो और इसको कैल्सियम में कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9.33 आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो के, अब के का फॉर्मूला यूज करोगे, के इज इक्वल टू m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। तो m की वैल्यू यही पुट कर दोगे एज इट इज 9.33
एम की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लिया एम की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इंटू सिग्मा सीबीसी 10 है तुम्हारा, अपॉन में सेम रहेगा 9.33 इंटू 10 प्लस सिग्मा एस टी कितना है, ये वैल्यू यूज हो जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी, दैट इज कितना हो जाएगा बताओ 130। कैल्शियम डालोगे पुट करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.417, एम की वैल्यू कितनी आ गई 9.33 और के की वैल्यू कितनी आ गई 0.417 आ गई। अब जे की वैल्यू क्या हो जाती है बताओ, जे की वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के बाई 3 हो जाता है, तो के की 1 माइनस के की वैल्यू क्या है बताओ 0.417 अपॉन 3, ये निकालोगे तुम, उसके बाद जे की वैल्यू क्या लिख लोगे, ये पुट करते ही कैल्शियम में जे की वैल्यू 0.861 आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी इंटू बिस्किट मतलब क्रैक जैक दैट इज केजे, ठीक है, तो हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी वैल्यू 10 है, के की वैल्यू आ जाती है 0.417 इंटू जे की वैल्यू आ जाती है 0.8671, तो इसको सॉल्व करोगे कैल्शियम में पुट करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.795। तो ये सारी वैल्यूज को लिखने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या फिर इन वैल्यूज को फटाफट से अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो दैट इज वेरी गुड वे ऑफ स्टडी कि साथ साथ में लिखते जाओ, समझ करके साथ साथ में लिखते जाओ। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, तो उसको भी लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। अच्छा नोट्स वही होता है जहां पे सब कुछ लिखा होता है, अच्छे नोट्स का मतलब यही होता है। आरी बात में सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी की वैल्यू याद रहेगा। चले ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि भाई डिजाइन कांस्टेंट निकाल लोगे, क्लियर है, बताओ यहाँ पे समझ में आ रही बात। एफ बी 0.25 ले लिया, 0.25 आप भी ले सकते हो, 0.35 ले सकते हो, ठीक है, 0.30 ले सकते हो, चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने 3.75 दिया था, 0.25 का डिफरेंस दिख रहा था 4 में, तो मैंने इवन नंबर ले लिया, तो विच इज वेरी गुड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, इसलिए ठीक है। ओके आगे चले, हो सकता है कि एच की वैल्यू कितनी दी गई हो, 3 दिया होता, 3.7 नहीं दिया होता, 3 मीटर दिया होता तो मैं इसको 0.5 ले लेता, फ्री बोर्ड 0.5 सब वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक तरीके से 0.25 या फिर 0.30 के बीच में लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, उतना ही लो, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देना, ठीक है। हालांकि 0.5 ले भी लिया तो 3.5 मीटर का टैंक बन जाएगा, तो अच्छी बात है एक तरीके से, बट डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 3.75 और वो होता है 1.5 से 2 फीट का ही डिफरेंस होता है, तो उस हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, नोट्स बनाओ। तो ये गाइस ध्यान दो, अब थोड़ी सी बातें बारीकी से समझने की कोशिश करो पूरी तरीके से कि क्या चल रहा है धीरे धीरे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बराबर, आपको चीजें, आई होप आपको चीजें सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे देख लो थोड़ी वैल्यूज, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा डेटा है उनको हम लोग नोट्स बना के दे रहे हैं, तो नोट्स बना के लिख लेना कि M30 सिग्मा CT 1.3 न्यूटन पर mm², Fe415 के लिए सिग्मा ST, Fe415 के लिए सिग्मा ST कितना है 130 न्यूटन पर mm², बराबर। सिग्मा CT क्या होता है डायरेक्ट कॉन्क्रीट टेंशन, सिग्मा ST क्या होता है परमिसिबल स्ट्रेस, कोडल प्रोविजन में लिखा के दिया आपको, ठीक है। स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हुप टेंशन, क्योंकि ये क्या है फ्लेक्सिबल बेस है, क्या है बताओ फ्लेक्सिबल बेस है, तो मैक्सिमम हुप टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन का फॉर्मूला क्या बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज गामा W इंटू H इंटू D अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। गामा W की वैल्यू देखो क्या ले लेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ नोट, एक नोट है यहाँ पे जो जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, तो ध्यान दो कि गामा W की वैल्यू कितनी है 10, गामा डेंसिटी ऑफ वाटर की हम वैल्यू लेके चलेंगे 10 इंटू H की वैल्यू हम लोग कितना लेके चलेंगे, H की वैल्यू 4 हमने कैलकुलेट किया अभी, स्मॉल h प्लस फ्री बोर्ड बराबर, और D कितना था हमारा 6/2, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 120 न्यूटन, बराबर 120 न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, एरिया ऑफ स्टील AST कैसे निकलता है T/सिग्मा ST, तुम्हें एक फॉर्मूला होगा, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ कि सर फॉर्मूला बनता कैसे, मैंने लिखा के दिया वैसे फॉर्मूला, तो तुम्हें पता है बचपन का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू T/एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया, क्या होता था स्ट्रेस ना, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या टेंशन अपॉन एरिया सिग्मा ST, बराबर। तो अब ध्यान दो यहाँ पर AST क्या हो जाएगा, AST दैट इज एरिया क्या हो जाएगा टेंशन अपॉन सिग्मा, तो इस फॉर्मूले से इस रिलेशन से हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो T/सिग्मा ST, तो T की वैल्यू कितनी है 120 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में कर दो इंटू 10⁻³ न्यूटन में कर दिया। सिग्मा ST की वैल्यू बताओ कितना है 130 न्यूटन पर mm², बराबर। ये पुट करते ही AST की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 923.07 mm²। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि AST की वैल्यू निकालने के बाद आपको स्पेसिंग क्यों निकालना होता है। भाई एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो भी जितने भी बार का डायमीटर लोगे, जो भी बार आप रखोगे, जो भी स्टील रखोगे, उसको कितने स्पेस पे रखोगे। मान लो इतना एरिया निकाल लिया आपने, तो इतने एरिया में आप जो डायमीटर का जो बार्स होगा वो आप कैसे रखोगे, स्टील को कैसे रखोगे, ठीक है।
तो वो देखने के लिए वही मैंने यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए कि आफ्टर फाइंड AST वी नीड टू फाइंड आउट स्पेसिंग, हम लोग को स्पेसिंग निकालना होता है। और स्पेसिंग निकालने के लिए कितने डायमीटर मतलब कितने mm का डायमीटर चाहिए ना भाई, स्पेसिंग निकाल रहे हो तो डायमीटर तो चाहिए ना, बार जो भी बार सब रखोगे, जो भी स्टील्स रखोगे, आप क्या करोगे, उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, बराबर, कुछ कितने डायमीटर का। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं 12 mm का डायमीटर, याद रहेगा, बताओ याद रहेगा। स्टेप 3 में हम लोग स्पेसिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 mm का डायमीटर यूज करेंगे। स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर, दैट इज ये बार का स्क्वायर, बराबर, इसको डायमीटर, फाई को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायमीटर बोलते हैं, विच इज डायमीटर ऑफ बार, वो स्टील का, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन AST। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो π/4 इंटू फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर अपॉन AST कितनी है बताओ, 923.07। इसको कैलकुलेट करोगे तो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, 123 सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 122.52 mm आ जाएगा, 122.52 mm आ जाएगा। इसको लोअर साइड स्पेसिंग मैंने हमेशा लिखा के दिया, मैंने बताया था पहले की वीडियो में, स्लैब वाली वीडियो में मैंने बताया कि स्पेसिंग को हम लोअर साइड में क्यों करते हैं शिफ्ट, मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको, यहाँ पे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा कि जाकर के उस वीडियो में देखो, वो वीडियो देखा तो अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कंटेंट। ऑलवेज यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज राउंड फिगर टुवर्ड्स लोअर साइड, लोअर साइड नीचे की तरफ, मतलब सॉरी पीछे की तरफ क्या करो उसको, लोअर साइड की तरफ। 122.52 आया तो मैं इसको लेके चलता हूँ 120 mm लेके चलते हैं, कोई 110 ले लेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बात करी हुई है, देखो आपको पता लग गया AST, ठीक है, AST एरिया ऑफ स्टील पता लग गया, आपने 12 mm का डायमीटर यूज किया, तो AST आपका इतना है, मान लेते हैं इतना है, ठीक है। अब आपका डायमीटर 12 mm का है, 12 mm का डायमीटर है, पतला पतला आपका 12 है, ठीक है। अगर उन बार्स के बीच में, जैसे मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ कि अगर उन बार्स के बीच में AST आपका स्पेसिंग आया कितना है, इतने एरिया में बताया हुआ है कि आपका स्पेसिंग इतना आ रहा है 122 पॉइंट इतना, तो इसको अगर मैं कम लूंगा तो मेरा फायदा होगा ना, जैसे मान लो इतने स्पेस में अगर मैं इतने का गैप रखता हूँ, इतने का, फिर इतने का, फिर ये वाला बार इधर, ऐसे अगर ज्यादा गैप रखता हूँ तो मेरा बार कम आएगा ना, और कम बार आएगा मतलब एरिया स्टील कम जाएगा, एक स्ट्रक्चर को स्टील कम जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, स्ट्रक्चर वीक डिजाइन हो सकता है यहाँ पर, आ रही बात समझ में। तो अगर उतने ही एरिया में मुझे ज्यादा स्टील डालना है तो मैं स्पेसिंग कम रखूंगा, अब मैं इतनी दूरी पे रखूंगा तो मेरा फिर से इतनी दूरी पे, कम दूरी पे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बार ज्यादा आ जाएगा, जहाँ पे 9 बार आने वाला था यहाँ पे 10 बार आ जाएगा, विच इज गुड, बराबर, आ रही बात समझ में। तो स्पेसिंग को हम लोग कम करते हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद कमाल की बात यह है कि एरिया ऑफ स्टील तुमने निकाला कैसे, यहाँ पे समझो तुम, उसके ऊपर जो भी सिग्मा ST की वैल्यू थी और टेंशन की वैल्यू थी, हुप टेंशन जो था, मैक्सिमम हुप टेंशन था, उस हुप टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में उसकी वजह से तुम्हें कितना एरिया चाहिए वो तुमने निकाला। बट अब तुम्हें स्पेसिंग पता लग गया है कि तुम स्पेसिंग तुम्हें, पहले तुम्हें क्या था, तुम्हें स्पेसिंग पता नहीं था, तो उस हिसाब से तुमने टेंशन और इससे तुमने निकाल लिया, टेंशन और सिग्मा से तुमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, टेंशन और सिग्मा की वजह से, सिग्मा ST की वजह से तुमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। जब तुम्हें स्पेसिंग नहीं पता है, जब स्पेसिंग नहीं पता है कि कितने स्पेस पे बार को रखना है, तो तुमने इन दोनों क्वांटिटी की मदद से तुमने क्या कर लिया, तुमने ये निकाल लिया, बराबर, इन दोनों क्वांटिटीज की मदद से तुमने AST निकाल लिया। बट मेरे दोस्त ध्यान दो, क्या हो कि स्पेसिंग की मदद से, एक बार स्पेसिंग पता लग गया तो अब स्पेसिंग की मदद से अगर हम लोग एरिया, कितना एरिया प्रोवाइड करना है, एक्चुअल में कितना प्रोवाइड करना है, ये निकाल लें तो कमाल हो जाएगा, समझो। तो स्पेसिंग, एक बार स्पेसिंग पता लग गया तो अब क्या करो, स्पेसिंग को नीचे लेके आओ, मतलब देखो AST प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड की प्रोवाइड कितना किया जाएगा, तो π/4 डायमीटर का होल स्क्वायर, डायमीटर वही मतलब बार, यहाँ पे बार को मैं डायमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है, 12 mm का डायमीटर का बार यूज कर रहे हैं हम लोग, अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग को नीचे ले लो, AST प्रोवाइडेड निकाल लो। देखो इतने AST के लिए आपका स्पेसिंग इतना आ रहा है, तो इतने स्पेस के लिए आपका AST कितना आएगा, फॉर 1 मीटर, विड्थ ऑफ जो स्लैब होगा ना, विड्थ ऑफ जो स्लैब होगा, स्लैब का जो विड्थ है, उतने विड्थ 1 मीटर के विड्थ में, 1 मीटर का विड्थ हम लोग लेके चलते हैं, जैसे वहां पे भी हमने 1 मीटर लेके चला था, यहाँ पे भी हम लोग 1 मीटर लेके चल रहे हैं, तो 1 मीटर के विड्थ में कितना स्पेसिंग आएगा दोस्त, 1 मीटर मतलब 1000 mm, ठीक है। तो AST कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, 942.47 mm, यहाँ पे कितना था 923, तो ज्यादा जो आ रहा है उसको हम लोग लेके चलेंगे, इन दोनों में जो ज्यादा वैल्यू रहेगा उसको लेके चलेंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो इसको लेके चलते, बट ये वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसको लेके चलेंगे। नाउ वी आर डन विद द डिजाइनिंग ऑफ टैंक इन स्टील, टैंक में जो स्टील लगने वाला है उसकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट्स बना लो, शुरू। तो क्या गाइस ध्यान दो, हमें पता है कि कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, हमें पता है कि कंक्रीट
टेंशन में वीक होता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ चीजों के देखेंगे। हम लोग कॉन्क्रीट को चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्क्रीट को चेक करना चाहेंगे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे बारीकी से समझो कि कॉन्क्रीट स्टेप नंबर 4 में हम लोग को कॉन्क्रीट को चेक करना पड़ेगा फॉर डायरेक्ट टेंशन। भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टेंशन के लिए जो कॉन्क्रीट पे जो भी टेंशन आएगा उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसकी थिकनेस को चेक करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कहीं कि टेंशन आते ही कॉन्क्रीट बस्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, फट जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, टैंक बना रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो नाउ चेक कॉन्क्रीट फॉर डायरेक्ट टेंशन। अब कॉन्क्रीट को चेक करना है डायरेक्ट टेंशन के लिए, तो सबसे पहले 3 क्राइटेरिया होती हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 3 देखेंगे हम लोग। ध्यान दो, क्राइटेरिया नंबर 1 में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा सी टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए सी टी। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिग्मा सी टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए सी टी। टी की वैल्यू आपको पता ही है, हमने लिख दिया हुआ है 120 न्यूटन, हमें पता है, किलो न्यूटन बराबर। ए एस टी देखो, ए एस टी की वैल्यू, अच्छा ए सी टी का फॉर्मूला होता है बी टी प्लस एम माइनस 1 इंटू ए एस टी। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं 1 मीटर का विड्थ लेकर के हम लोग चल रहे हैं, 1 मीटर की विड्थ लेकर के, तो 1000 mm ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी की वैल्यू 1000 ले लेंगे। थिकनेस को हम लोग को चेक करना है, थिकनेस, टी इज व्हाट, थिकनेस, क्योंकि थिकनेस से ही हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, आरी बात समझ में, थिकनेस को चेक करना पड़ेगा। प्लस एम क्या होता है आपका, एम इज मॉड्यूलर रेशियो। एम क्या होता है बेसिकली, एम इज ए मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मॉड्यूलर रेशियो, जो हमने पहले भी ये डिजाइन कांस्टेंट है भाई, मैंने बताया था डिजाइन कांस्टेंट का यूज होता है, ऐसे नो, डिजाइन कांस्टेंट का यूज होता है। तो देखते हैं फिर फटाफट से, टी की वैल्यू क्या है बताओ, पुट करते हैं फटाफट से, 120 इंटू 10⁻³ अपॉन बी की वैल्यू कितनी है बताओ, बी की वैल्यू है 1000 इंटू टी की वैल्यू कितनी है बताओ, टी की वैल्यू तो निकालना है सर, प्लस एम की वैल्यू कितनी है बताओ, एम की वैल्यू है 9.33 माइनस 1। ए एस टी की वैल्यू कितनी है, ए एस टी की वैल्यू है, मैं आपको बताता हूँ, ए एस टी की वैल्यू है 942.43। तो ये वैल्यूज को पुट किया दोस्त, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज को पुट किया और थिकनेस की वैल्यू आ गई 84.45। ये क्राइटेरिया नंबर 1 से आया, थिकनेस की वैल्यू सिग्मा सीटी की वैल्यू की मदद से। अच्छा एक मिनट, एक चीज हमने नहीं पुट किया, सिग्मा सीटी इज इक्वल टू, हम लोग को पता है 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मैंने लिखा के दिया है, कई बार लिखा के दिया है, सुनो सिग्मा सीटी। ठीक है, तो 1.3, टी की वैल्यू पूरा पुट करो, सॉल्व करो कैल्सी में, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपको कैल्सी यूज करने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप मुझे बताओ, मैं आपको दिखा दूंगा सॉल्व करके, कैल्सी भी सिखा देंगे, उसके लिए वीडियो बना देंगे। बट आई होप, अब सिंपल सी बात है, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में तो आपको कैल्सी आती ही होगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बस अगर फर्स्ट ईयर का वीडियो होता तो मैं दिखा देता, मान के चलते अगर BW जैसे मैंने BW का वीडियो बनाया, फर्स्ट ईयर वालों का वीडियो बनाता तो मैं दिखा देता। अब बात करते हैं, ठीक है, सिग्मा सीडी क्या होता है, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन टेंशन। कॉन्क्रीट वीक होता है टेंशन में, ये सब SA1 में बात हो चुकी है, SA1 स्ट्रक्चर एनालिसिस में, वो सब में ये सारे टॉपिक्स बताए गए थे, लॉकडाउन में तो पढ़ा नहीं, चलो ध्यान दो पर, ठीक है कोई बात नहीं। क्राइटेरिया नंबर 2 में भी हम लोग थिकनेस को चेक करेंगे। क्राइटेरिया नंबर 3 में हम लोग को थिकनेस गिवन है, थिकनेस की कौन सी प्रोबेबल वैल्यू और एप्रीप्रियोट वैल्यू लेनी है हम लोग देखते हैं इसके बारे में। आई होप आपको समझा, थिकनेस की वैल्यू 84.45 mm। अच्छा ये थिकनेस कर रहे हो बड़ा सर आप स्लैब का डायग्राम बना के दिखाओ, स्लैब का डायग्राम, सॉरी स्लैब, हाँ स्लैब रहेगा बट किसका, वाटर टैंक का, वाटर टैंक के स्लैब्स में जो भी डायग्राम है वो डायग्राम बना करके दिखाओ और बताओ कि कौन सा थिकनेस डायग्राम में कैसा। तो तुम्हें बताता हूँ, ध्यान दो, इधर आ जाओ मेरे साथ साथ। ये तुम्हारा सर्कुलर वाटर टैंक है, इसको ऐसे कट करोगे तो साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखने वाला है, करेक्ट। तो हम लोग ये वाले थिकनेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिकनेस, हम लोग इस थिकनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिकनेस, आ रही पसंद में, ये वाले थिकनेस के लिए, ठीक है, क्लियर है। देखो ध्यान दो, क्राइटेरिया नंबर 2 में क्या होता है, एक फॉर्मूला देते हैं ये लोग बोलते हैं T इज इक्वल टू 30H प्लस 50। ये एक फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला है जो ऑलरेडी डिराइव्ड है, तो इस फॉर्मूले पे कोई भी संदेह मत करना, फॉर्मूला याद रखना है। स्टेप 2, क्राइटेरिया नंबर 2, T इज इक्वल टू 30, H की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 प्लस 50, H शुड बी इन मीटर, H की वैल्यू आप मीटर में पुट करोगे बट आंसर आपको mm में मिलता है, कमाल की बात है, नहीं हजम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले के पीछे ज़्यादा मत सोचो, इतना ये चीज़ याद रखो कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, इस इंपेरिकल फॉर्मूला में ये ऑलरेडी एक डिराइव्ड फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब डिराइव्ड फॉर्मूला होता है, प्रॉपर इसको डिराइव किया होता है सारे बहुत सारे रीजंस प्रूफ्स की तरफ से। यहाँ पे बोला जाता है कि 30 और 50,
30 + 50 ये वैल्यू ही इस तरीके से लगाई गई है कि आप भले ही h की वैल्यू मीटर में पुट करते हो बट आपको mm में मिलता है। ये चीज़ कोड के थ्रू सिखाया जाता है हम लोग को, ठीक है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मतलब इंजीनियरिंग में भी डेरिवेशन तो आएगा नहीं कि फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। याद रखो, ठीक है, ये रीजन काफ़ी है इतना याद रखने के लिए कि mm में आपको कितना मिल गया थिकनेस 170 mm, 170 mm मिल गया, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 3 क्या बोलता है? क्राइटेरिया नंबर 3 एज पर कोड है। एज पर कोड क्या बात हो रही है कि थिकनेस शुड बी मिनिमम 150 mm, 150 mm का थिकनेस कम से कम चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? थिकनेस कम से कम 150 mm का चाहिए कि मिनिमम 150 चाहिए, बट हम लोग प्रोवाइड क्या करेंगे 170, क्योंकि हमारी हाइट 4 मीटर की है, अच्छी खासी। क्योंकि 170 क्यों सर मिनिमम ये चाहिए, तो ये वाला क्यों दे रहे हो आप? मैं बताता हूँ। हम लोग हाइट जो वाटर टैंक हम लोग बना रहे हैं उसकी हाइट कितनी है? 4 मीटर। तो 4 मीटर पुट करने पे 4 मीटर के हिसाब से एप्रोप्रिएट थिकनेस जो सबसे बेस्ट थिकनेस होगा उसकी वैल्यू आ गई है एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू 170 mm। इसलिए हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? वी प्रोवाइड 170 mm। क्लियर है? बताओ क्लियर है? पक्का? मजा आ रहा है कि नहीं? पक्का? कमेंट सेक्शन में बताओ यार, और वीडियो को शेयर कर दो अगर पसंद आ रहा है दोस्त, अगर मेरा काम पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच। चलते फटाफट से, सम न्यूमेरिकल खत्म होने वाला, 2-3 स्टेप और है फटाफट से। तो ये गाइस ध्यान दो, स्टेप 5 जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब क्या होता है? मिनिमम स्टील की क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्टील। कोडल प्रोविजन में मैंने मिनिमम स्टील के बारे में लिखा के दिया हुआ, मिनिमम स्टील क्रॉस एरिया लिखा के दिया, बेंडिंग टेंशन में कितना होगा मैंने बताया था। 0.24% बीटी के लिए कितना होता है बताओ? 100 थिकनेस होती है, 100 mm की थिकनेस। और फिर 0.16 बीटी परसेंट के लिए कितना हो जाता है? 450 mm का थिकनेस होता है। तो 170 के लिए कितना होगा भाई? 100 mm के लिए 0.24, 400 450 के लिए इतना दिया, तो 170 के लिए कितना होगा? हमने लिखा के दिया हुआ है, मैंने बताया ना कोडल प्रोविजन मैंने लिखा के दिया हुआ है, काफी काम की चीज है वो। तो वो नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ, काम बन जाएगा दोस्त, आई होप। ठीक है, पक्का? तो इसको अभी सॉल्व करेंगे बाई इंटरपोलेशन मेथड से। इंटरपोलेशन मेथड क्या बोलते हैं बताओ? देखो, अगर आपको अलग तरीके से इंटरपोलेशन करने आता है तो वो भी आप अपना तरीके से कर सकते हो। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं दिस माइनस दिस, ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करता हूँ, दैट इज 0.24 माइनस 0.16। मैं पहले ऐसे जाता हूँ, फिर इधर आकर के इधर लिखता हूँ अपॉन में 450 माइनस 100। क्या किया? दिस माइनस दिस न्यूमरेटर अपॉन में दिस माइनस दिस डिनोमिनेटर, इनटू में ब्रैकेट में ये वैल्यू जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो 170 माइनस 100। अब ये वैल्यू को लिख देंगे, दैट इज 0.24। बट ये वैल्यू नीचे देखना, नीचे की तरफ देखना है। तो 0.24 के बाद ये वैल्यू क्या हो रही है बताओ? क्या हो रही है? घट रही है। 0.16 हो रहा है तो माइनस लिख देंगे। अगर ये बढ़ रही होती है वैल्यू तो हम लोग प्लस लिख देते हैं। डायरेक्ट तरीका ये है। तो इसको सॉल्व करोगे, पुट करोगे कैलसी में, तो इतना आ जाएगा तुम्हारा 0.224% आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद x की वैल्यू इतनी आ गई। x की वैल्यू मतलब कि ये ग्रॉस एरिया, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग को इतने थिकनेस पे हम लोग को कितने परसेंट का बेंडिंग टेंशन आ रहा है, कितने परसेंटेज में बेंडिंग टेंशन आ रहा है, ये चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, बराबर। ठीक है, मिनिमम स्टील कितना, तो देखते हैं कि मिनिमम स्टील के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर देखो 0.224% बीटी जो भी रहेगा, 22% बीटी हम लोग ना, मैंने बताया ना यहाँ पे बीटी है तो ये भी परसेंटेज में बीटी में ही आएगा ना। तो हमने इसको ASTD डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ स्टील हम लोग निकाल लेंगे। तो 0.224% बीटी, तो बी कितनी है बताओ? 0.224 इंटू बी दैट इज 1000 इंटू टी कितना है? 170 अपॉन में परसेंट है ना, ये क्या है? परसेंट है, दिस इज परसेंट, तो अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा इतना आ जाएगा। ASTD कितना हो जाएगा तुम्हारा? 380.8 mm स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। इतना आने के बाद तुम्हें अब AST निकालने में तुम्हें यूज करना है डायमीटर 10 mm का। जितना तुमने AST एरिया ऑफ स्टील में प्रोवाइडेड में तुमने जितना यूज किया हुआ है डायमीटर, वहाँ पे हमने 12 mm लिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना ले लो? 10 ले लो। अगर वहाँ पे 10 लिया होता तो यहाँ पे 8 ले लेते बस। स्लैब्स में भी 2 का डिफरेंस रखा हुआ है हमने जब स्लैब निकाल रहे थे। तो यूज 10 mm डाया, और बी की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 1000 mm। ठीक है, तो 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप के लिए, विड्थ ऑफ स्ट्रिप नहीं बोलेंगे, विड्थ ऑफ स्लैब बोलेंगे। तो 1000 mm के लिए ले रहे हैं हम लोग, बराबर 1000 mm। और स्पेसिंग कितना हो जाएगा हमारा? π/4 डाया स्क्वायर अपॉन AST। ये फॉर्मूला दिख गया हम लोग को। ये फॉर्मूले में π/4 इंटू डाई कितना है? 10 का होल स्क्वायर अपॉन में STD कितना है? 380 अपॉन 380.8 इंटू 1000। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी कैल्शियम डालने पे इतना।
अब मैंने बताया तो स्पेसिंग आपको कितना मिल गया, 206.24 मिल गया, 206.24 बराबर। इसको लोअर साइड पे क्या कर दो, कम कम की तरफ क्या कर दो, इसको शिफ्ट कर दो, तो कितना ले लेंगे, 200 mm लेके चलते हैं, 200 mm की स्पेसिंग सही है, ठीक है, इतना हम लोग लेके चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का। तो हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया बताओ, प्रोवाइड 10 mm डाया, देखो 10 mm डाया एट 10 mm डाया, ठीक है, 5 मतलब क्या, डाया डायमीटर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, याद रहेगा, इसको बॉक्स बना दोगे, इतने को बॉक्स बना दोगे, ठीक है। अगर सारी चीज़ों को प्रॉपर जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा अगर लिखते चले गए तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको, गारंटेड। एज इट इज आगे छाप दो, जो भी न्यूमेरिकल आने वाला है एग्जाम में, एज इट इज आगे छाप दो प्रॉपर। हाँ वैल्यूज अलग होंगी, तरीका अलग होगा, बट मेथड लिखने का तरीका जो मेरा फॉलो है, अगर ऐसा फॉलो कर लोगे तो 1 मार्क्स कट नहीं होगा। हाँ हो सके तो और डिटेलिंग कर दो, हो सके तो और डिटेलिंग कर दो जो आपको पता है, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो फटाफट से। तो क्या गाइस ध्यान दो, स्टेप 6 फाइनल स्टेप है, यहाँ पे सम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग वाटर टैंक का डिजाइन देख लेंगे, थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे कि जो भी हमने स्टील दिया वो सब डायग्राम में कहाँ पर है, कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से देख लेंगे, फटाफट से ये स्टेप कंप्लीट करते हैं कि डिजाइन ऑफ बेस स्लैब, मतलब अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक हमारा ये सब हो गया है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। हम लोगों को अब ये जो बेस स्लैब है ना, ये जो बेस वाला पार्ट है, इसको डिजाइन करना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है यार, हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइट कितना है, बराबर, अपना टोटल हाइट कितना है, 4 मीटर है। अगर यहाँ पे रूल दिया कि अगर 6 से कम और 3 से ज्यादा हाइट रहेगा तो उस टाइम पे प्रोवाइड करो 150 mm एज ए थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। बेस स्लैब का जो थिकनेस होगा 150 mm कर दो। इसकी जो थिकनेस होगी, ये वाली थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना कर दो, 150 mm कर दो। समझा, 4 मीटर अगर हाइट है, स्लैब की हाइट, सॉरी टैंक की हाइट पूरी की पूरी 4 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4 मीटर है, ये 4 मीटर की हाइट है, बराबर। तो वहां पे बोला गया है कि अगर हाइट ऑफ टैंक रहेगा, जो टोटल हाइट है, ओवरऑल हाइट है, वो अगर लेस देन 6 मीटर और ग्रेटर देन 3 मीटर रहेगा तो उस टाइम पे जो थिकनेस होगी, बेस स्लैब की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 150 मीटर। मतलब ये जो बेस है, ये जो बेस होता है ना, ये जो हम लोगों ने बेस देखा ना, ये वाला, ये बेस स्लैब की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, तो वो थिकनेस कितनी होगी, 150 mm होगी। क्लियर है दोस्त, पक्का क्लियर है, बोलो पक्का, आर यू श्योर, यस और नो। चलो तो हम लोगों ने थिकनेस इतना दे दिया। अब देखो हम लोग को भाई इंटरपोलेशन से निकालना पड़ेगा भाई, 100 के लिए 100 mm के लिए कितना, 0.24% बीटी, और 450 के लिए 0.16% बीटी, कोडल प्रोविजन में लिखा के दिया आपको। 150 के लिए x, तो x निकालना है अपने को, क्या करोगे बताओ, 0.24 वही किया था, 0.24 माइनस 0.16, ये वाली वैल्यू माइनस दिस वाली वैल्यू, फिर अपॉन में ये वाली वैल्यू माइनस दिस वाली वैल्यू, तो 450 माइनस 100। मैंने इसको स्लो मोशन में सिखाया हुआ है स्लैब वाले वीडियो में, तो बहुत और अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है, मतलब और मैंने उसके बारे में बात करी है। अब ये काफी ज्यादा इजी स्टेप्स है, इसलिए मैं फटाफट से कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू न्यूमरेटर में, ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर इनटू में, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा बताओ, ब्रैकेट में इनटू में इन दोनों की ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू के इनटू में क्या रहेगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, जिस वैल्यू को निकालना है वो माइनस उसके ऊपर वाला 100, और इनटू में यहाँ पे 0.24 आएगा, यहाँ पे 0.24 आएगा, बट ऊपर से नीचे की तरफ देखो 0.24 से ये वैल्यू घट रही है, 0.16 हो रही है। अगर 0.24 से अगर ये 0.28 होती, 32 होती, अगर ये बढ़ती तो यहाँ पे मैं प्लस करता, बट यहाँ पे घट रही है तो मैं करूंगा माइनस। सिंपल तरीका इंटरपोलेशन का। वैल्यू को कैलकुलेशन में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू 0.22% मिल जाएगी। 0.22% मिलने पे AST निकालो, AST का फॉर्मूला, ठीक है, 0.22% BT, तो 0.22 इंटू बी कितना है 1000, टी कितना है बताओ। अच्छा 0.22% को क्या लिखोगे, 0.22 अपॉन 100, टी कितना लेंगे हम लोग, 150 लेंगे, 150 लेंगे, ये चेंज हो गया, ठीक है, 150 ले लेंगे। तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 330 mm² आ जाएगा। स्पेसिंग निकालोगे तो π/4 यूज 10 mm का डायमीटर यूज कर रहे हैं, 10 mm का डायमीटर ले लो, π/4 डायमीटर का स्क्वायर AST इंटू 1000। क्लियर है बताओ, क्लियर है। अब ये वैल्यू को पुट कर दो, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन AST कितना अपना 330 इंटू
100 बराबर। क्लियर है बताओ, क्लियर है? ये सुनो, ये सुनो, बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इतना आ जाएगा बताओ, आपका 237 आ जाएगा। 237.99 आते ही क्या कर दोगे, इसको राउंड फिगर कर दोगे 225, 225 लेके चलते हैं, 225 mm, तो आपकी स्पेसिंग इतनी हो गई। तो वही चीज को लिख दिया, प्रोवाइड 10 mm डाया, बॉक्स में बना के लिख दिया प्रोवाइड 10 mm डाया एट 225 सेंटर टू सेंटर, 225 mm ऐसे लिख देता हूँ, 225 बोल देते हैं, 225 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखा है मैंने नोट में, याद रखो, मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट है बेसिकली टॉप टू बॉटम ऑन बोथ साइड हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे बेस स्लैब में। बेस स्लैब में हम लोग टॉप और बॉटम में दोनों में स्टील प्रोवाइड करेंगे। डायग्राम अभी बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, फटाफट से नोट्स कंप्लीट कर लो। आई होप आपको मजा आया सीखने में, मजा आ रहा है? सुनो, फटाफट से डायग्राम कंप्लीट करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्त दिल से शेयर कर दो, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, जिनको अभी तक नहीं आता शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से आगे चलते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, सबसे पहले ये देख लो मैंने इस डायग्राम को बनाने के लिए किया क्या। मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर छोटा सर्कल बनाया, फिर एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दी हुई है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, इस तरीके से किया हुआ है। और ये वाले को मैंने क्या किया, मैंने ऐसे वॉल्स बनाए पहले, ठीक है, फिर मैंने ऐसे बेस बना दिया। ठीक है, ये मेरा थिकनेस है बेस का और ये मेरा वॉल का हाइट है। ठीक है, वॉल की हाइट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बना दिया। ठीक है, वॉल की हाइट हमारी 4 मीटर है, जो भी चीज़ें पता है। ये हमारा थिकनेस है जो हमने 170 लिया हुआ है, 170। ठीक है, उसके बाद हमारी ये जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है बताओ, ये हमारा थिकनेस है 150 mm, ये था 170 mm। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं यहाँ पे स्टील वाली बात समझते हैं। यहाँ पे स्टील ऐसे डाला हुआ है स्ट्रेट, ठीक है, ये एक्चुअल में स्ट्रेट स्टील होता है। बाकी बेस स्लैब में मैंने यहाँ पे लिखा के दिया ना, बेस स्लैब में टॉप और बॉटम में दोनों बोथ साइड, ऑन बोथ साइड हम लोग को स्टील ऐसे भी डालना है, स्टील ऐसे भी डालना है। तो मैंने बेस लिया, बेस में मैंने स्टील ऐसे भी डाली और स्टील ऐसे भी डाली, तो मैंने ऐसे डॉटेड करके दिखा दिया हुआ है ब्लैक से। ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे डॉटेड करके दिखा दिया हुआ है मैंने। ठीक है, दोनों साइड्स, और फिर यहाँ पे मैंने स्टील डाल दी, यहाँ पे मैंने स्टील डाल दी। ठीक है, ये अब यहाँ पे इसको ऐसे सर्कुलर में बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि वाटर टैंक क्या सर्कुलर है। ऊपर से देखने में मुझे सर्कल दिखेगा, बट अगर मैं उसको ऐसे कट करता हूँ तो मुझे साइड से क्या दिखेगा, मुझे ऐसे उसकी जो स्टील्स होंगी मुझे सीधी सीधी दिखेंगी ना। देखो सीधी सीधी स्टील ऐसे रखी हुई है, सीधी सीधी स्टील ऐसे सीधी, जैसे अभी ऊपर से देखने में तो पूरा सर्कल दिखेगा, ऐसे पूरा सर्कल लगेगा, पूरा सा ऐसे पूरा सर्कल लगेगा ऊपर से देखने में, बराबर, पूरा देखने में ऊपर ऐसे सर्कल लगेगा। बट जब मैं कट करके बाजू से देखूंगा तो मेरे को देखने में मिलेगा कि स्टील सीधा ही है, बट वो रखा ऐसे गया, एक स्टील इधर रखा है, एक स्टील इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे ऐसे है स्टील सीधा ही, स्टील गोला गोला नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया वर्टिकल स्टील होता है। ये चीज नहीं लिखोगे एग्जाम में तो भी चल जाएगा, मैंने समझाने के लिए वर्टिकल स्टील लिख दिया। ठीक है, देख लो इन दोनों के, ये जो गोल गोल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो स्पेसिंग है वो, अच्छा जो डायमीटर है वो कितना है, 12 mm एट 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। और ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये इन गैप्स को कितना दिया, 10 mm डाय पे कितना दिया हुआ है, 200 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग दी गई है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बोलो क्लियर है? मैंने 150 mm यहाँ के थिकनेस लिख दिया, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, और ये थिकनेस ऑफ ये बेस स्लैब का हो गया और ये वॉल का हो गया, दिस इज वॉल। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो? ठीक है, और डिटेल लिखना है तो और डिटेल्स में क्या लिख सकते हो कि, चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो हाइट जो है वो टोटल हाइट कितनी ले रहे हैं हम लोग, h इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, क्लियर है? बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अगर जैसा मैंने लिखा के दिया और आपने प्रॉपर नोट्स बनाया और लास्ट में डायग्राम आपने पूरा बना लिया, जितना मैंने बताया, ये सब नहीं बनाना, ये सब तो समझाने के लिए बताया, ये और ये वाला पूरी डिटेलिंग इस तरीके से बता दी, ये लिख लेना नोट्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आपने पूरा नोट्स बना लिया और उसी तरीके से आप लिखते जा रहे हो एग्जाम में तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको अच्छा खासा। इजी चैप्टर है, इजी वाला मॉडल था ये, इजी वाला टॉपिक है सर्कुलर वाटर टैंक, और काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट लेके आया हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। और काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, मुझे एक स्टूडेंट का नाम याद है, अंकिता मोहिते करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बार बहुत बार उन्होंने कमेंट किया, तो मैं टाइम पे वीडियो लेके नहीं आ पाया। अंकिता, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड। और
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया और आपको सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर करो दिल से। मिलते हैं बहुत जल्द। लिख लो, नोट्स कंप्लीट कर लो। बाय बाय।